अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। क्वार्टर टू की रिवीजन क्लास 3 के साथ आज हम दोबारा से वापस आ चुके हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, उनके बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है जेमिनाई का मॉडल, जो कि न्यू लॉन्च हुआ है और उसका नाम है 2.0। तो इस मॉडल में क्या है, अभी इसको देखते हैं। देखिए, जेमिनाई का जो 2.0 फ्लैश मॉडल है, सही है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वर्जन है, यानी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इस पे इसको ट्राई किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है गूगल जेमिनाई के मॉडल के मुताबिक। ये अच्छा है, फिट बैठता है या नहीं, ये सक्सेसफुल होता है एक्सपेरिमेंट में या नहीं। एक्सपेरिमेंट होगा, फिर जो है इसको अवेलेबल किया जाएगा प्रॉपर वर्जन में। ठीक है, अभी ये अवेलेबल है हमारे पास। इसका जो प्रीव्यू प्रीव्यू अवेलेबल है वो जेमिनाई डेवलपर एपीआई में अवेलेबल है, या फिर आप गूगल एआई स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। इसकी की फीचर्स यानी इसकी प्रॉपर्टीज, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या है इस मॉडल में कि ये दूसरों से डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंट है। तीन इसमें जो है न्यू फीचर्स हैं, उनको हम अभी देखते हैं स्क्रीन शेयर करके। उससे पहले इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये एक मल्टी मॉडल लाइव एपीआई है। सही है, इसमें जो है मल्टी मॉडल लाइव एपीआई यूज हो रही है, जो कि रियल टाइम विजन और ऑडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस को जो है सपोर्ट करता है, और उसके साथ साथ टूल्स के साथ भी इंटीग्रेट करता है। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस। स्पीड और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये जो है फास्टर है। इसमें जो है टी यूज होता है, टाइम टू फर्स्ट टोकन, जिसको हम 1.5, जो कि हमारा फ्लैश मॉडल है पुराना वाला जेमिनाई का 1.5 फ्लैश मॉडल है, उससे कंपेयर करते हैं तो ये उससे ज्यादा एफिशिएंट है। इसका मतलब है कि ये जो है रिस्पॉन्सेज जल्दी जनरेट करता है, यानी ये एफिशिएंट है जेमिनाई 1.5 फ्लैश से। अभी ये कौन सा है, जेमिनाई 2.2। इसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात की जाए तो ये जो है, अभी मैंने आपको बताया कि जेमिनाई 1.5 प्रो, फ्लैश की बात की थी अभी, जो 1.5 प्रो है उससे जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। उसके बाद इसकी एजेंटिक कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो बहुत ज्यादा इनहेंस्ड है। इसमें मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जैसे कि इमेजेस और ऑडियो, और इसमें जो है कोडिंग टास्क जो है ये समझ जाता है। उसके साथ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उनको अच्छे से समझ जाता है। फंक्शन कॉलिंग का इसमें सिस्टम आ चुका है। तो ये इसका एक और फीचर था। और इसका जो लास्ट फीचर, जो बहुत अच्छा फीचर है, जिसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो है, इसमें जो है न्यू मॉडलिटीज आई हैं, जैसे कि ये जो है इमेज को जनरेट कर सकता है नेटिवली, सही है, और टेक्स्ट टू स्पीच फीचर्स को जो है वो कंट्रोल करता है। अब जो है हम इसके वो देखते हैं। मैं आपको सर्च करके बताऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम सर्च करते हैं। अ, अच्छा, एक मिनट। हम यहाँ सर्च करते हैं गूगल एआई स्टूडियो। ये आपके पास फर्स्ट पे आ गया, इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। लेफ्ट साइड पे आएंगे तो लेफ्ट साइड पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको स्ट्रीम रियल टाइम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस पे आप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मल्टी मॉडल लाइव एपीआई जेमिनाई 2.0 वाला जो है आपके पास यहाँ मौजूद है। तो आप लोग जो है यहाँ से उसको इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए राइट साइड पे आपके पास जो है रन सेटिंग्स है। इसमें मॉडल दिए हुए हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटल जेमिनाई 2.0 फ्लैश का है, जो कि अभी हम यूज करने वाले हैं। आउटपुट फॉर्मेट इसमें क्या है कि इसमें जो है आप टेक्स्ट से भी आउटपुट ले सकते हैं, ऑडियो से भी आउटपुट ले सकते हैं, वॉइसेस चूज कर सकते हैं आप, कोई भी सही है जो आपको समझ आए। टूल्स हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा कि आप इसमें कोड एग्जीक्यूशन करवाना चाह रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग करवाना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिक फंक्शन रिस्पॉन्स या ग्राउंडिंग वगैरह, जो भी आपको चाहिए हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आए, स्क्रॉल करें नीचे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं। टॉक टू जेमिनाई, कि आप जेमिनाई से बात कर सकते हैं। शो जेमिनाई, आप जेमिनाई को जो है अपना वेब कैम दिखा सकते हैं। वेब कैम जब आप दिखाएंगे, सही है, तो क्या होगा,
वेबकैम देखेगा आपका, आपकी पिक्चर को पहले परमिशंस मांगेगा आपसे, आपका कैमरा जो है वो अनेबल हो जाएगा। अनेबल होगा तो फिर जो है वो आपको देखेगा, वो आपको देखेगा, आप जो है उसमें माइक ऑन होगा, आप माइक से उससे बात कर रहे होंगे, वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा होगा, आप उससे कुछ भी सवाल करेंगे वो आपको जवाब देगा। सेम एक होता है हमारे पास थर्ड ऑप्शन, शेयर योर स्क्रीन। इससे क्या होता है कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, माइक ओपन होगा, आप उससे पूछेंगे, बातें करेंगे कि मुझे बताओगे इस स्क्रीन पे क्या चल रहा है, या आपका कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपसे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप इसको बोलेंगे कि ये देखो मुझसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आप उसको स्क्रीन शेयर करेंगे, माइक ऑन रहेगा आपका, कैमरा भी अगर साथ ऑन करना चाहे तो कर सकते हैं, उसको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, वो आपको जो है आपकी स्क्रीन को देखते हुए जो है उसका सोल्यूशन बताएगा। और आगे जाके तो मुझे ये भी लगता है कि स्क्रीन शेयर करेंगे तो वो उस इशू को रिजॉल्व भी कर देगा हमारी प्रॉम्प्ट के मुताबिक। तो देख लीजिएगा इस सारी चीजों को, इस सारी चीजों को, तीन ऑप्शन है, इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड मुझे लग रहा है कि ये जो है सक्सेसफुल हो चुका है, अभी से ही सक्सेसफुल हो चुका है, और ये जल्दी आपको न्यू वर्जन जेमिनाई का नजर आएगा। यहाँ तक तो हमने बात की जेमिनाई 2.0 के फ्लैश मॉडल की। अब बात करते हैं एपीआईज क्या होती हैं। सही है, एपीआईज क्या होती हैं। एपीआई, एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई क्या होती है। एपीआई में जो है एक रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ मेथड्स होते हैं, जो कि डिफरेंट मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को अलाउ करती हैं कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत कर सकें। एपीआई क्या होती है। एपीआई जो है वो सेट ऑफ रूल्स होती है, सेट ऑफ मेथड्स होती है, जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को अलाउ करती है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। अच्छा, अब देखा जाए तो हम जो है, हम एक वेब पेज है, उसका प्रोग्राम है, उसमें जो है इसको नेसेसरीली जो है स्टोर नहीं कर सकते, बट हम जो है इसमें इसमें एक ऐसा वे प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो जो है उस प्रोग्राम की फंक्शनैलिटीज और उसके एक्सेस को जो है एक्सेस को उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे जो है वो वर्क करेगा। मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा कि ये जो है वेब पेज प्रोग्राम का जो डेटा होता है उसको नेसेसरीली जो है स्टोर नहीं करता, बल्कि वो जो है उसके जो वे होता है, उस वेबसाइट का जो वेब पेज का जो प्रोग्राम का जो वे है, उसको जो एक्सेस कर लेता है और उसकी उस प्रोग्राम की जो फंक्शनैलिटीज होती हैं उसको यूज करता है। एपीआईज जो हैं वो डेवलपर्स को रिक्वेस्ट सेंड करता है और जो है सर्वर से रिस्पॉन्स लेता है। सही है, एपीआई जो है वो डेवलपर्स को रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर से जो है रिस्पॉन्स गेट करता है, रिस्पॉन्स लेता है, और सर्विस को जो है विदाउट इंटरेक्टिंग, विदाउट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग जो है वो कम्युनिकेट करता है। समझ में आई। एपीआई क्या है। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। एपीआई जो है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ मेथड्स होते हैं, जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में अलाउ करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करते हैं। ये जो है वेब पेज के प्रोग्राम का जो डेटा होता है उसको स्टोर नहीं करता, बल्कि ये जो है वेज जो है वो उसको एक्सेस करता है और जो है उसके प्रोग्राम की जो फंक्शनैलिटीज होती है उसको यूज करता है। और क्या करता है, एपीआई जो हैं वो रिक्वेस्ट भेजती हैं डेवलपर्स को, और उस डेवलपर्स उन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और फिर जो है वो रिस्पॉन्स जाता है सर्वर पे, और ये सर्विस जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्टिंग नहीं होती। सही है। अब आते हैं जीयूआई। जीयूआई क्या होते हैं। जीयूआई हमारे पास होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, उस पर कोडिंग करते हैं तो वो CLI है, यानी कमांड लाइन इंटरफेस है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI एक ऐसा विजुअल इंटरफेस है जो कि यूजर को सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करने में आसानी पैदा करता है। दोबारा रिपीट करता हूं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI एक ऐसा विजुअल इंटरफेस है जो कि यूजर्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, यूजर्स को सॉफ्टवेयर के साथ एक दूसरे में इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। सही है। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो बटन्स हैं आपके डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, विंडोज पे, जो विंडोज हैं, जो आइकन्स नजर आ रहे हैं आपको अपनी स्क्रीन पे,
या मोबाइल एप्स पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे, ये सब जीयूआई का पार्ट है। जीयूआई का है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऐसा इंटरफेस, ऐसा विजुअल इंटरफेस जो कि यूजर्स को इंटरेक्ट करवाता है सॉफ्टवेयर के साथ। और इसकी एग्जांपल क्या बताई, जो बटन्स है हमारे पास सामने, बटन्स नजर आ रहे हैं, सही है, जो डिफरेंट विंडोज नजर आ रही हैं, डिफरेंट आइकन्स नजर आ रहे हैं आपकी जो स्क्रीन पे, आपकी लैपटॉप स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन, तो ये सब हमारे पास जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अच्छा, इसमें जो एपीआई होती है वो जो है सिंपली जो है प्रोग्राम या वेब वेब पेज में स्टोर नहीं होती, सही है। जो वेब पेज या प्रोग्राम जो होता है उसकी जो एपीआई में जो डेटा होता है वो स्टोर नहीं होता है इसमें, ठीक है। ये जो है कह सकते हैं कि ये जो है कम्युनिकेशन मेथड या जो एक ब्रिज होता है ना, उसको उसका बैकएंड का लॉजिक लगाती है कि ये जो है इसमें जो वेब पेज होते हैं, इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एपीआई को सिंपली स्टोर नहीं करते, बल्कि ये जो है कम्युनिकेशन मेथड या फिर ब्रिज को, आपको जो है ब्रिज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इसमें जो है बैकएंड लॉजिक लगती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो जो हम स्क्रीन पे देखते हैं, जो हम स्क्रीन में इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट आइकन्स, डिफरेंट बटन्स वगैरह के साथ, वो एक सॉफ्टवेयर है, सही है। वो एक सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करना हुआ। तो ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी जीयूआई की। जीयूआई को रिवाइज करते हैं। जीयूआई एक ऐसा विजुअल इंटरफेस है जो कि हमें इजीली यूजर्स को इंटरेक्ट करवाता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के साथ। इसकी एग्जांपल्स बटन्स, आइकन्स, विंडोज जो आपको आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे नजर आती है, ठीक है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और एपीआई में क्या डिफरेंस है। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऐसे सेट ऑफ एंड पॉइंट्स या ऐसे मेथड्स या ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो कि इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम या सर्विस के साथ, उनको एपीआई कहते हैं। दोबारा रिवाइज कर दिया है मैंने। ऐसे सेट ऑफ एंड पॉइंट्स या ऐसे सेट ऑफ रूल्स या ऐसे सेट ऑफ मेथड्स जो कि इंटरेक्ट करवाते हैं सिस्टम्स के साथ या सर्विस के साथ, उनको हम एपीआई कहते हैं। इसमें जो है हमें इंटायर बैकएंड का डेटा या इंटायर बैकएंड की फंक्शनैलिटीज को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस हमें इसमें रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है जो कि डेवलपर के पास जाती है। डेवलपर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, डिनाई करता है, जो भी करता है उसके बाद जो होता है वो रिक्वेस्ट जो है ओवर द इंटरनेट प्रोसेस करती है। एग्जाम्पल, एक रिक्वेस्ट भेजी आपने जेमिनाई एपीआई की को ताकि वो रिस्पॉन्स दे। समझ में आ रही है आपको बात, कि आपने जेमिनाई 2.0 का फ्लैश मॉडल यूज किया, उसकी एपीआई यूज की, सही है। उसको जो है आपने रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मुझे जो है ये डेटा चाहिए, आपने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया, उसने जो है वो आपको डेटा मैच करवाया और उस डेटा को निकाल के दे दिया जो लीस्ट पॉसिबल अच्छा आंसर बन सकता था। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस समझ आया होगा कि ऐसे सेट ऑफ एंड पॉइंट्स, ऐसे सेट ऑफ मेथड्स जो कि आपको इंटरेक्ट करवाते हैं सिस्टम्स या सर्विस के साथ, जिसमें आपको जो है इंटायर बैकएंड का जो डेटा होता है उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपको जो है रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है ओवर द इंटरनेट और डेवलपर अपना काम करता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई कि आपने जो है ओपन एआई की एपीआई या जेमिनाई की एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड की और उससे जो है रिस्पॉन्स गेट किया। एसडीके क्या होता है? एसडीके होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ये जो है टूल्स, लाइब्रेरीज, कोड सैंपल्स, डॉक्यूमेंटेशंस डिजाइन होती हैं, इसमें डिजाइन होती है पहले से, जो कि डेवलपर्स को या हमें हेल्प करती हैं कि हम जो है सॉफ्टवेयर को उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के को मद्देनजर रखते हुए जो है हम वहां से उसको डाउनलोड करें या उसको गेट कर लें या ले लें, सही है। ये जो है यूजुअली कहते हैं कि ये जो है डाउनलोड करनी पड़ती है, इंपोर्ट करवानी पड़ती है और इसको जो है अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करवाना पड़ता है। पर एपीआई का ये वाला सीन नहीं है। एपीआई बिल्कुल इसके ओपोजिट है। उसमें जो है हमें डेटा स्टोर नहीं करवाना पड़ता, डेटा डाउनलोड नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारे पास एक जगह होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आपके पास ड्रॉ है, उसमें आपका सामान पड़ा है, आप आएंगे सामान निकालेंगे ड्रॉ खोल के, बस बात खत्म। तो ये एपीआई की एग्जांपल थी, फिर से बता दिए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट क्या थी कि इसमें जो है
टूल्स होती है, लाइब्रेरीज होती हैं, कोड के सैंपल्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन हुई भी होती है, जो कि डेवलपर को हेल्प करती हैं कि वो सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके जो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म या उनकी जो स्पेसिफिक सर्विसेज हैं उनको डेवलप कर सके। इसमें जो है हमें इसको डाउनलोड करना पड़ता है, इसको जो है अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ता है। एक एसडीए की मदद से आप जो है लाइब्रेरीज को डायरेक्टली अपने कोड में डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं, गेट कर सकते हैं। ये जो है आपको जो है एपीआई के साथ इजीली इंटरेक्ट करवा देता है, जो कि क्योंकि ये जो एसडीकेज होती है, एसडीके जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स होती हैं, ये हैंडल करती हैं लो लेवल डिटेल्स को, ठीक है, जो कि हमारी एपीआई में स्टोर होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अच्छा, इन शॉर्ट में एपीआई हमारे पास क्या है? एपीआई डायरेक्ट मेथड्स है जो कि सर्विस के साथ कम्युनिकेट करने में काम आते हैं, यूजुअली ऑनलाइन होती हैं ये। सही है। इसमें जो है हमें किसी भी कोड में जो है इसको डाउनलोड करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। एसडीके इसका ऑपोजिट है। ये जो है डाउनलोडेबल किट है जिसको हम अपने कोड में डाउनलोड करवाते हैं, जो कि एपीआई को यूज करती है या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए वो इन्वायरमेंट को जो है इजीली ओन कर लेती है। अच्छा, एपीआई में एपीआई अच्छा ठीक है, यहां तक तो बात समझ आ गई। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको पता है, पहले आप सीख चुके हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। इसके छोटे छोटे बेसिक सब पॉइंट रिवाइज कर देता हूं कि आपको अपने चैटबॉट को इजीली इंस्ट्रक्शंस देनी है, इजी इंस्ट्रक्शंस देनी है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है। आपको जो है अपने मॉडल को क्लियरली बताना है कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट जो आप प्रोवाइड करेंगे वो एक नेसेसरी बैकग्राउंड होगा या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। इनपुट डेटा में क्या देंगे? आप जो है मॉडल को जो आप प्रोसेस करवाना चाहते हैं वो देंगे, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज या यूआरएल। आउटपुट फॉर्मेट आउटपुट फॉर्मेट क्या होगा कि आप जो है स्पेसिफाई करेंगे कि आपको कौन सा आंसर चाहिए, किस तरह का आंसर चाहिए, या हाउ यू वांट द आंसर, आपको आंसर कैसे चाहिए। इसकी एग्जांपल है लिस्ट, एक जेसन की फाइल, एक ऑब्जेक्ट की फाइल, या एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में, ठीक है। बात समझ आ गई होगी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, जो मैंने बेसिक सी बातें की हैं। अब जो है गूगल जनरेटिव एआई पाइथन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो कि हम गूगल कोलैब में यूज करते हैं, उसकी बात करते हैं। अब देखेंगे कि मैं स्क्रीन शेयर करके बता देता हूं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क, पिप इंस्टॉल -u -q और इन्वर्टेड कॉमास में गूगल जनरेटिव एआई इज इक्वल्स टू मॉडल। ये पिछली भी क्लास में मैंने आपको बताया था। इसका एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है कि आप किसी चीज के जरिए किसी चीज को, किसी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं। तो आप अभी एसडीके को इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं, और उसमें जो है एसडीके में आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट में एक मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है, या एक लाइब्रेरी या एक टूल सेलेक्ट किया हुआ है। पिप का मतलब कि आप कोई पैकेज इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं, इंस्टॉल का मतलब आप इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं। -u का मतलब कि आप उसको अपग्रेड करवाना चाह रहे हैं, साथ ही जैसे वो इंस्टॉल है उसको अपग्रेड भी कर दें अगर उसमें कोई अपग्रेड होने की जरूरत है। -q का मतलब है कि आप जो है क्वाइटली उसको इंस्टॉल करवाएं, उसको अपग्रेड करवाएं। और मॉडल दे दिया आपने गूगल जनरेटिव एआई का, और उसका मॉडल का आपने जो है, नहीं, आपने मॉडल बता भी दिया, मॉडल का नाम भी बता दिया, और मॉडल का जो वर्जन है वो भी बता दिया। ये तो था आपके पास कि किस तरह से आप जो है एक एसडीके को इंपोर्ट कर सकते हैं, एसडीके को इंपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं। अब आपने जो है जनरेटिव गूगल डॉट जनरेटिव एआई को जेन एआई से जो है इंपोर्ट करवाने, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, रिवीजन क्लास में। एक एपीआई की को सेटअप कैसे करना है ये भी मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, तो इसको जाके आप लोग देख लीजिएगा, उसमें हम टाइम जाया नहीं करेंगे आज, ठीक है। अब जेमिनाई मॉडल्स के साथ वर्क करना है, सही है, तो इसको जो है हम देख लेते हैं फिर से एक बार, पूरा समझ लेते हैं, और जो है इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने खोला गूगल कोलैब, सही है, गूगल कोलैब खोला। गूगल कोलैब में मैंने
जो है prompting.ipynb, या आप लर्न एजेंटिक एआई में आएंगे, prompting.ipynb की फाइल खोलेंगे, यहाँ से इसको कोलैब से ओपन कर लेंगे। ठीक, तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद जो है सबसे पहले आपके पास इस तरह का पूरा इंटरफेस होगा, कोड लिखा हुआ होगा। इस कोड को समझेंगे, लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, आप लोग लिखिएगा अगर लिखना हो तो प्रैक्टिस के लिए, बट अभी हम इसको समझते हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास बहुत सारे आइकन्स होते हैं, इस पे की का ऑप्शन होता है जो कि आपकी कीज जहां पे स्टोर होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो है डिफरेंट कीज को स्टोर करवा सकते हैं, ऐड न्यू सीक्रेट की करके। ठीक है, की का नाम लिखेंगे, की वैल्यूज ऐड करेंगे, जो आपकी सीक्रेट की हुई है उसका जो कोड है वो ऐड करेंगे। एक्शंस दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब जो है हम यूज करेंगे, जैसे कि आपको पता है गूगल की जो सॉरी ओपन एपीआई की जो की है वो फ्री नहीं है, तो हम यूज करेंगे गूगल एपीआई की, यानी जेमिनी एपीआई की। तो आप जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट करेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसको अभी मैं जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पुरानी वाली को, इसको डिसेबल कर देता हूँ ओपन एपीआई की को। अब जो है मैं यहाँ से इंपोर्ट करवाता हूँ, मैंने ये वाली इंपोर्ट करवा ली नीचे वाली। जैसे ही इंपोर्ट करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ अभी। मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है पिप इंस्टॉल वाला, किस तरह से हम जो एक पाइथन के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपने जो है गूगल डॉट जनरेटिव एआई को एस जेन एआई जो है इंपोर्ट करवाना है। सही, जेन एआई की जगह मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड के मुताबिक जेन एआई लिखा जाएगा। फिर आप आते हैं कि आपको एपीआई की को किस तरह से सेटअप करना है। गूगल कोलैब से यहाँ कोड लिखा हुआ है, कि अब इस कोड को समझते हैं कि गूगल कोलैब से आपको जो है यूजर डेटा को इंपुट करवाना है। गूगल गूगल एपीआई की में जो है आपने जो है यूजर डेटा को स्टोर करवाया, और उसी डेटा से उसी यूजर डेटा को स्टोर करवाने के बाद आपने गूगल एपीआई की से उस डेटा को जो है गेट भी कर लिया, हासिल भी कर लिया। जेन एआई की कॉन्फ़िग जेन एआई जो हमने ऊपर शॉर्ट फॉर्म लिखी थी, यहाँ पे हमने मॉडल पूरा नहीं लिखा बल्कि उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, और उसको हमने कॉन्फ़िगर करवाया है। और उसको कॉन्फ़िगर करवाने के बाद हमने अब जेन एआई में जो है एपीआई की स्टोर करवा दी है, जिससे उसमें सारा डेटा स्टोर हो चुका है। इसको भी रन कर देते हैं, तो ये भी रन हो जाएगा। ये आपसे एक्सेस मांगेगा, जैसे ही आप एक्सेस देंगे तो वो जो है रन हो जाएगा। आप यहाँ से अगर अनेबल नहीं हो रहा है तो आप इसको यहाँ से अनेबल कर दें। सही, अनेबल करने के बाद अब अपना फर्स्ट प्रॉम्प्ट चलाएंगे। इस फर्स्ट प्रॉम्प्ट के कोड को समझते हैं। क्या आपने लिखा, मॉडल, मॉडल में आपने स्टोर करवा दिया था, नहीं करवाया, चलें ठीक है, नीचे करवा दिया ना। सही, यहाँ पे करवा दिया आपने। मॉडल में जो है आपने जेन एआई की जनरेटिव मॉडल को इंस्टॉल करवा दिया, और वो मॉडल कौन सा है, जेमिनाई 1.5 फ्लैश। आप यहाँ पे जेमिनाई का अभी का भी जो है न्यू यूज कर सकते हैं, जेमिनाई 2.0 फ्लैश। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल है उसको भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम इसको यूज करके देखते हैं। ये मैंने यहाँ लिख दिया 2.0, सॉरी 2.0 लिख दिया। मैंने मॉडल में मॉडल का एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें मैंने जो है जेन एआई की जितनी भी कॉन्फ़िगर हमने डेटा करवाया था उसी में एक मॉडल स्टोर करवा दिया, जेमिनी 2.0 फ्लैश का। ठीक है, स्टोर करवाने के बाद आपके पास आएगा रिस्पॉन्स, आपने लिखा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर आपने लिखा मॉडल डॉट जनरेट डॉट कॉन्टेंट, यानी मॉडल में जो मॉडल है, मॉडल जो आपके पास गिवन है, आपने मॉडल दिया ना जेमिनी 2.0 फ्लैश, उसमें आपने मॉडल यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दी, जिसमें आपने मॉडल स्टोर करवाया, मॉडल आपने लिख दिया। उसके बाद आपने लिखा कि कंटेंट को जनरेट करो, और जनरेट में आपने लिख दिया गिव मी अ पाइथन कोड टू सॉर्ट अ लिस्ट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको रिस्पॉन्स चाहिए, जो आप पूछना चाह रहे हैं उससे, आपकी मर्जी है। उसके बाद आपने रिस्पॉन्स टेक्स्ट को प्रिंट करवा दिया, आपने इसको रिस्पॉन्स को जो है प्रिंट करवाया। और यहाँ डॉट टी ई एक्स टी टेक्स्ट क्यों लिखा, ताकि आप जो है आपको आंसर अपना टेक्स्ट में मिल जाए। जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये वर्क हो जाएगा, और जो है आपको एपीआई के थ्रू यूजर डेटा देगा। यूजर डेटा देने के बाद जो है वो क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स दे देगा। अच्छा, शायद मैंने यहाँ पे अभी जो है जेमिनाई 1.2.0 फ्लैश का जो मॉडल है वो शायद गलत लिखा है, इसको हम कंफर्म कर लेते हैं गूगल एआई स्टूडियो से। जी हाँ, तो हम यहाँ आए, गेट कोड पे अगर क्लिक किया जाए तो यहाँ पे आपके पास लिखा होगा मॉडल, नीचे आएंगे आप, ये रहा जेमिनाई 2.0 फ्लैश एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पे आए, आपने जो है यहाँ पे इसको स्टोर करवा दिया फिर से। अब मैंने बस यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखी थी, जो कि इसका मॉडल है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। लोड हो रहा है थोड़ा सा, ओके, लेट्स सी।
जब तक ये लोड हो रहा है हो गया है बल्कि। देखिए इसने कितना अच्छा से जवाब दिया हमें, एक्सपेरिमेंटल उसको यूज करते हुए। ठीक है, एक अच्छा सा हमें पूरा एक जो हमने मांगा था सॉर्ट लिस्ट के ऊपर कोड, वो उसने पूरा हमें जनरेट करके दे दिया है। तो इससे हमें पता लगता है कि एपीआई किस तरह से उसने यूजर डेटा को कॉन्फ़िगर किया, मॉडल को सिलेक्ट किया और काम किया। अब जो है हम जो है यूज करेंगे कि किस तरह से आप जो है अपनी जो है इमेज को और सबको है यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें, आप मेरी बात, अच्छा अगर आप देखें यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि किस तरह से आप जो है इंपोर्ट करवाते हैं इमेज को अपने प्रॉम्प्ट में। ठीक है, तो मैंने अभी इस डेफिनेशन को समझा है चैट जीपीटी की मदद से, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसे देखें, सबसे पहले आपके पास है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको मैंने आपको बताया कि किसी चीज को इंस्टॉल करना हो तो हम ये यूज करते हैं। कर्ल, कर्ल का क्या मतलब होता है? एक ऐसी कमांड लाइन टूल, सही है, जो कि डेटा की ट्रांसफरिंग के लिए यूज होता है डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं हमारे पास? जैसे कि ये जो लिखा हुआ है HTTPS, HTTP, ये जो सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं आपके पास लिंक में मौजूद, ये आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो कर्ल का क्या मतलब हुआ? ऐसी कमांड लाइन टूल जो कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है वेरियस डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल से। तो बात समझ आ गई। इस केस में क्या करते हैं हम? डाउन फाइल को जो है स्पेसिफाइड यूआरएल से जो है डाउनलोड करते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आया? यहाँ पे आप देखिए यूआरएल भी दिया है। तो हम जो है एक डाउनलोड कर रहे हैं। कर्ल जो है हम तब यूज करते हैं जब हम किसी लिंक के जरिए जो है किसी चीज को डाउनलोड कर रहे हो। बस इसकी इतनी इजी सी एग्जांपल बता दी मैंने आपको। -O का क्या मतलब होता है? ये ऑप्शन जो है नाम, फाइल के जो नाम होता है उसका जो कंटेंट जो डाउनलोड होता है, जैसे सही है। अच्छा मैं इसको समझाता हूँ, समझ गया मैं। कि -O जो है, जैसे यहाँ पे जो लिखा है image.jpg, यहाँ पे ये इमेज का नाम दिया हुआ है, सही है, कि आप इस इमेज को किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं। तो आपने लिखा image.jpg, तो -O इसीलिए यूज होता है कि आप उसका नाम जो है वो सेट कर सके, कॉन्फ़िगर कर सके। और आपने यहाँ पे लिंक दे दिया, ठीक है, पिक्चर का। आप गूगल से जाके कोई भी पिक्चर उठाएं और जो है दे दें। अब जो है आप देखें वो इंस्टॉल हो गई है। इसमें आ गया हमारे पास एवरेज डीलोड, स्पीड अपलोड, टाइम टोटल, जो जो इसमें मसले थे, जो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, वो सब सामने आ गई। अब बात करते हैं कि import pil.image, इमेज इज इक्वल्स टू pil.image.open, और ये सारी चीजें जो हैं हम इनको देखते हैं अब, सही है। तो अब देखते हैं इसे कि ये इंपोर्ट क्या हो रहा है और ये सारी चीजें कैसे हो रही है। अच्छा यहाँ चैट जीपीटी को बंद कर देते हैं, ये जो है शायद नेट का भी प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे कि pil.image से क्या हो रहा है, इसको क्या क्यों इंपोर्ट करवाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है, और सारी चीजें। ठीक है, अच्छा जी, तो इंपोर्ट से तो आप लोगों को पता लग रहा है कि हम किसी चीज को इंपोर्ट करवा रहे हैं, और इसमें हमें पता भी लग रहा है कि इमेज को इंपोर्ट करवा रहे हैं, सही है। बट बात यह है कि पीआईएल का मतलब क्या है, सही है। पीआईएल का क्या मतलब है? तो पीआईएल का मतलब है कि आप जो है एक इमेज के मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा रहे हैं प्लो लाइब्रेरी से, ठीक है, जो कि यूज हो रही है मैन्युपुलेट करने के लिए, ओपन करने के लिए, या सेव करने के लिए आपकी इमेजेस को वेरियस फॉर्मेट में। जैसे आप लिख सकते हैं कि pil.image.open, जैसे कि नीचे लिखा है कि हम इस इमेज को ओपन कर रहे हैं, सही है। आप जो है यहाँ पे मैन्युपुलेट करने के लिए मैन्युपुलेट लिख सकते हैं, सही है। सेव करने के लिए आप सेव लिख सकते हैं। और जो है इसी तरह से 3 फॉर्मेट्स होते हैं पीआईएल के। पीआईएल क्यों? पिलो लाइब्रेरी होती है जो कि इमेज के मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाती है। ये इसलिए यूज होता है ताकि हम इमेज को ओपन करवा सके, मैन्युपुलेट करवा सके, या जो है उसको सेव कर सके डिफरेंट वेरियस फॉर्मेट्स में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा दी pil.image, उसके बाद मैंने लिखा इमेज इज इक्वल्स टू pil.image.open। तो अब क्या होगा, और मैंने इमेज का नाम दे दिया, सही है। अगर आप यहाँ इमेज का नाम कुछ और लिखते तो यहाँ पे भी नाम कुछ और ही आता, जो आप यहाँ लिखते वो यहाँ आता, ठीक है। तो अब आपने लिखा डॉट ओपन,
तो अब आपने PIL की मदद से जो है इमेज को ओपन करवाया, इमेज का नाम देके, ठीक है। अब ये इमेज एंड में क्यों लिखा है? जब एक इमेज एवोल्यूट हो जाती है, सही है, तो पाइथन इन्वायरमेंट में उसको कॉल करना पड़ता है, इसी वजह से हमने जो है लिख दिया है। अब जो है यहाँ पे आपने इसको रन करवाया और आप देख सकते हैं कि पिक्चर आ जाएगी अभी। ये देख सकते हैं आप, पिक्चर आ गई। इसमें जेट पैक बैकपैक की हेडिंग है, जिसपे बैकपैक को उसने जो है हेडिंग्स दी हुई है, और ये सारी चीजें। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ गिवन है प्रॉम्प्ट इज इक्वल्स टू ट्रिपल, वो लगे हुए इन्वर्टेड कॉमास, और नीचे भी ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास, और दिस इमेज कंटेन्स अ स्केच ऑफ अ पोटेंशियल। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये इमेज जो है वो स्केच कंटेन करती है पोटेंशियल प्रोडक्ट्स के, जो कि सम नोट्स के साथ जो है वो स्टोर किए गए हैं, सही है। और इसमें जो है उसकी पूरी जो पिक्चर है, इसमें जितने भी फीचर्स हैं कि इसमें क्या क्या हेडिंग्स दी गई हैं, इसकी क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या है, ये सब बता दिया। अब इसमें क्या लिखा है एंड में कि रिटर्न आउटपुट इन जेसन फॉर्मेट, कि आउटपुट जो है वो मैं जेसन फॉर्मेट में वापस करना, और इसकी डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, हमने डिस्क्रिप्शन में इसकी डिस्क्रिप्शन मांगी, इसके फीचर्स मांगे, फीचर नंबर 1, फीचर नंबर 2 और एक्सेट्रा, ये हमने प्रॉम्प्ट दिया किसको? चैट जीपीटी को। उसको रन करते हैं। मतलब हमने तो जेमिनाई को दिया, क्योंकि हम जेमिनाई का मॉडल यूज कर रहे हैं, जेमिनाई की एपीआई यूज कर रहे हैं। तो अब जब आपने लिखा कि मॉडल इज इक्वल्स टू जेन एआई डॉट जनरेटिव मॉडल, सही है, आपने लिखा और मॉडल कॉल करवा दिया। मॉडल हम फिर से वही वाला कॉल करवाएंगे, अपना वाला। इसको करते हैं 2.0, सही है, इसको कर देते हैं 2.0, और यहाँ माइनस लिख के एक्सपेरिमेंट लिख देते हैं, EXP, ठीक है। अब आपने यहाँ पे मॉडल दे दिया, उसके बाद आपने रिस्पॉन्स गेट किया मॉडल और जनरेट डॉट कॉन्टेंट की मदद से। आपने यहाँ पे बता दिया कि इसमें इमेज और प्रॉम्प्ट जो है, आपने प्रॉम्प्ट और इमेज जो है वो आपने दी हुई है, और आपने जो है टेक्स्ट के फॉर्मेट में जो कि जैसन मांगा था आपने, वो आपने दे दिया है, ठीक है। ऊपर आपने प्रॉम्प्ट दिया उसको, अब आप इसको जो है इससे रिस्पॉन्स ले रहे हैं। अब देखते हैं कैसा आंसर देता है। इसने देखा आपने, जैसन के फॉर्मेट में हमने मांगा था, जैसन के फॉर्मेट में इसने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बता दी, इसके फीचर्स बता दिए, एक्सेट्रा लिखा था, तो इसने जितने फीचर्स थे वो सब बता दिए। कि इसकी डिस्क्रिप्शन बात है, क्या बताई कि एक जेट पैक बैग है। तो इससे हमें ये पता लगा कि इसने जो है, एक तो हमने प्रॉम्प्ट देना भी सीखा, और एक इमेज को इंपोर्ट करवाया किसी एक्सटर्नल सोर्स से, और इस एक्सटर्नल सोर्स की इमेज को ही जो है हमने प्रॉम्प्ट देते हुए जो है इससे उस इमेज की एक्सप्लेनेशन मांग ली। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी वास्ट हो चुकी है। समझ में आई बात? अच्छा, अब बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है मॉडल इज इक्वल्स टू, अब एक चैट हो रही है, ठीक है। अब क्या है? मॉडल इज इक्वल्स टू जेन एआई डॉट जनरेटिव मॉडल, आपने यूज किया। अब मैं इसको जो है दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया, मॉडल फिर से सिलेक्ट कर लिया। आपने लिखा चैट इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट स्टार्ट चैट और हिस्ट्री, सही है। अब इसमें क्या होगा कि आपकी हिस्ट्री भी जो स्टोर होगी, सही है। कि चैट, आपने चैट दी, चैट का एक वेरिएबल बनाया जिसमें आपने जो है मॉडल स्टोर करा है, मॉडल के साथ साथ आपने लिखा कि अब चैट स्टार्ट करेंगे और इसमें जो है हिस्ट्री भी स्टोर होगी। इसको रन करवाया, जैसे ही रन करवाया रन हो गया। उसके बाद आपने लिखा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स लिया आपने, चैट लिखा, क्योंकि चैट में ही सब स्टोर है कि हिस्ट्री विस्ट्री और जो भी होगी। और आपने लिखा डॉट सेंड मैसेज, कि आपको मैसेज सेंड करना है। अब आपने इसको प्रॉम्प्ट दिया, इन वन सेंटेंस एक्सप्लेन हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स टू अ यंग चाइल्ड। इसने पूछा है कि एक सेंटेंस में बताओ कि एक कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है एक यंग चाइल्ड के लिए। तो फिर हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पे इससे रिस्पॉन्स ले लिया। जैसे ही रन करवाया तो आप देख सकते हैं उसने रिस्पॉन्स दिया। तो इसने थोड़ा सा हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि हमने जो है मॉडल चेंज किया। अब जो है अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास हिस्ट्री नहीं आ रही थी पहले, बट अब हमारे पास हिस्ट्री भी आएगी। हमने जो है क्या लिखा, प्रिंट चैट डॉट हिस्ट्री। जैसे ही आपने इसको रन करवाया तो आपके पास आ गया कि हमारे पास सबसे पहले हमने टेक्स्ट दिया था, पार्ट्स आया, पार्ट्स के अंदर हमने टेक्स्ट दिया था जिसमें हमने लिखा था, प्रॉम्प्ट दिया था, इन वन सेंटेंस बताओ कि कंप्यूटर एक यंग चाइल्ड के लिए कैसे वर्क करता है। फिर इसमें आया रोल, रोल बता दिया कि यूजर ने ये इनपुट प्रॉम्प्ट दिया था। पार्ट्स क्या थे इसके? अब पार्ट्स इसने जो है मॉडल की बताए। पहले इसने यूजर के पार्ट्स बताए, यूजर का रोल बताया। अब इसने जो है मॉडल का रोल बताया। कि मॉडल का रोल क्या था, कि मॉडल ने जो टेक्स्ट दिया कि कंप्यूटर जो है एक सुपर स्मार्ट टॉय है जो कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है थिंग्स के लिए, जो कि पिक्चर्स गेम्स वगैरह जो है ड्रॉ करता है, खेलता है, बनाता है, इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए यूज होता है। ये इसने बता दिया। और उसके बाद इसने ये भी बता दिया कि रोल किसका था, ये मॉडल का रोल था। क्योंकि जब आपको जो आंसर मिला, ये किसने दिया आंसर, ये मॉडल के थ्रू आंसर लिया। और जो आपने प्रॉम्प्ट दिया वो किसने दिया, आपने दिया। आप कौन है, यूजर है आप, सही है। तो बात समझ आ रही होगी।
अब नीचे आते हैं। अब क्या लिखा है, यू कैन कीप सेंडिंग मैसेजेस टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। सही है, अब आप जो है उसको कंटिन्यूसली मैसेजेस सेंड करें और आपकी हिस्ट्री जो है वो कंटिन्यूसली सेव होती रहेगी। तो अब आपने सेम वही लिखा है, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू चैट डॉट सेंड मैसेज, और एंड आपने लिखा ओके हाउ अबाउट मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन टू अ हाई स्कॉलर। अब हाई स्कॉलर के लिए हम एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, हमने प्रिंट करवाया रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे ही हमने रिस्पॉन्स प्रिंट करवाया, सही है, रिस्पॉन्स प्रिंट करवाया, अब जो है हम फिर से चैट हिस्ट्री को जो है मांगते हैं, उससे नया कोड बना के यहाँ पे मैंने यहाँ मांगा। तो अब आप देख सकते हैं कि पुराना वाला जो था वो भी आ रहा है, उसके साथ साथ अब जो नया वाला था वो भी आ रहा है। कि इसने फिर से एक पार्ट बताया, पार्ट में जो है इसने मेरा रोल बता दिया यूजर का, कि उसने पूछा कि हम मुझे एक हाई स्कॉलर के बारे में जो है डिटेल दो, और फिर उसने जो है अपना आंसर बताया जो मॉडल ने आंसर दिया। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं। अब आते हैं सेट द टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर क्या होता है, प्रॉम्प्ट जब देते हैं आप, तो उसमें टेम्परेचर सेट करना भी एक कला है, सही है। ये बहुत सारे लोगों को चीजें नहीं पता होती, हम सीख रहे हैं तो हमें पता है, और इस वीडियो की मदद से आप लोगों को जो देख रहे हैं इसको उसको भी पता लग जाएगी, सही है। तो आप जब भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो आपको उसका रिस्पॉन्स चाहिए होता है। अब वो रिस्पॉन्स आपको एक छोटी लाइन में चाहिए, एक लाइन में चाहिए, एक वर्ड में चाहिए, दो वर्ड में चाहिए, एक सेंटेंस में चाहिए, एक पैराग्राफ में चाहिए, दो पैराग्राफ में चाहिए, या एक पूरा आपको जो है उसके ऊपर किताब लिखनी है, जितने भी चाहिए वो आप जो है टेम्परेचर की मदद से यूज करते हैं। टेम्परेचर आपका 0 से शुरू होता है, 1, 0.1, 0.2, 0.3 और 1 तक जाता है, ठीक है। 0.1 का मत 0.00 का तो मतलब आपको पता है कि बिल्कुल छोटा सा 1 वर्ड का आंसर दे दो। 0.1 का आपको पता है कि थोड़ा सा 1 वर्ड का आंसर दे दो। 0.2 का 10 वर्ड का आंसर दे दो। 0.3 का 20 वर्ड का आंसर दे दो। इस तरह से जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपका प्रॉम्प्ट का जो डिटेल आंसर जो होगा वो डिटेल्ड आपको गिवन होगा। जिस तरह से मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन किया जाए। चैट जीपीटी को हम ओपन करते हैं तो एक न्यू चैट बनाते हैं, और आप देखें यहाँ पे चैट जीपीटी के डिफरेंट मॉडल्स हैं। 4o, सही है, जो कि टास्क करने के लिए बहुत अच्छा है, इसमें लिखा हुआ भी है। O1 जो कि रीजनिंग करता है, एडवांस रीजनिंग करता है। O1 मिनी जो कि फास्ट है रीजनिंग पे, एडवांस नहीं है लेकिन फास्ट है। इसके मॉड मॉडल्स हैं। 4o मिनी जो कि एवरीडे टास्क के लिए बहुत फास्ट है, और GPT 4 जो कि एक लेगेसी मॉडल है जो चलता आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मॉडल्स होते हैं। सेम इसी तरह से आप टेम्परेचर सेट कर रहे हैं, तो आपने देखा, आपने लिखा मॉडल इज इक्वल टू जेन एआई, आपने मॉडल को स्टोर करवाया। मॉडल जो है आपका कौन सा होगा, जेमिनाई 2.0 फ्लैश एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको स्टोर करवा दिया। अब जनरेशन आपने लिखी कि जनरेट करवाओ, कॉन्फ़िग करवाओ जेन एआई को जनरेशन कॉन्फ़िग से, ठीक है। और उसमें आपने आउटपुट टोकन्स दे दिया। अब आउटपुट टोकन्स क्या होते हैं, मैक्स आउटपुट टोकन्स। जैसे कि हमने चैट जीपीटी खरीदा, सही है, चैट जीपीटी जो है हमने बाय किया तो $20 वाला, ठीक है। तो उसके जो है डिफरेंट टोकन्स होंगे। अब टोकन से क्या मुराद है, कि अगर आप उसको देते हैं 10 टोकन और आप उसको बोलते हैं कि मुझे 10 लाइन का आंसर दो, तो वो नहीं देगा, सही है, वो 1 लाइन का आंसर देगा। जितने ज्यादा टोकन प्रोवाइड करेंगे उतना आप डिटेल्ड उससे आंसर ले सकते हैं। तो इसी वजह से जो है ओपन एआई की जो हमारे पास एपीआई की होती है, ओपन एआई के जो प्रीमियम जो चैटबॉट्स हैं, चैट जीपीटी है, उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर जो टोकन्स होते हैं, और टोकन खत्म हो जाएंगे तो इसका क्या मतलब होता है, दोबारा से खरीदो। तो यही बात थी, टोकन समझ आ गया होगा। अब आपने उसको 2000 दिए, तो वो आपको 2000 के हिसाब से आप उसको जितना इनपुट मांगेंगे 10 लाइन का वो देगा। 200 देंगे और फिर 10 लाइन का एक्सपेक्ट करेंगे तो वो नहीं देगा। टेम्परेचर सेट कर दिया मैंने यहाँ 0.9। अब आप इसको रन करें, जैसे ही आप रन करेंगे वो रन हो जाएगा। अब क्या लिखा है, अब जो है आपने क्या किया, रिस्पॉन्स फिर से लिया। रिस्पॉन्स में आपने मॉडल डॉट जनरेट डॉट कॉन्टेंट को स्टोर करवाया, और आपने यहाँ प्रॉम्प्ट दिया कि गिव मी अ नंबर लिस्ट ऑफ कैट फैक्ट्स, ठीक है, कैट के फैक्ट्स के नंबर बताओ। और आपने जो है यहाँ पे मैं कमेंट लिखा है कि लिमिट कर दिया हमने 5 फैक्ट्स तक, ठीक है। हमने यहाँ पे बोला कि नंबर्स में लिस्ट बताओ, सही है, नंबर्स में कैट फैक्ट्स की, ठीक है। फैक्ट्स जो कैट के फैक्ट्स होते हैं उनकी लिस्ट बताओ नंबर में।
पर नंबर हमने डिफाइन नहीं किया, नहीं हमने नंबर डिफाइन किया यहाँ पे, जनरेट कॉन्फ़िग करवाया, जनरेशन कॉन्फ़िग, जिसमें हमने मॉडल वॉडल को जो पर स्टोर स्टोर करवाया था उसी को जो है हमने यहाँ पे जेन एआई की मदद से फिर कॉन्फ़िग करवाया, और हमने यहाँ लगाया स्टॉप सीक्वेंस। स्टॉप सीक्वेंस का मतलब होता है कि आप जो है इसको लिमिट करना चाह रहे हैं, लिमिटेड करना चाह रहे हैं, स्टॉप करना चाह रहे हैं। तो आपने लिखा स्लैश एन स्लैश बैक स्लैश एन का मतलब होता है कि आप जो है न्यू लाइन पे मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ आपने 6 डिफाइन कर दिया, आप यहाँ 7 डिफाइन करेंगे तो वो आपको 6 पॉइंट्स देगा, अगर आप यहाँ 8 डिफाइन करेंगे तो वो आपको कितने पॉइंट्स देगा, वो आपको देगा 7 पॉइंट्स। यहाँ आप 9 डिफाइन करेंगे तो वो कितने देगा आपको, वो आपको देगा 8 पॉइंट। 10 देंगे तो 10, 10 देंगे तो 9। इस तरह से जो है आप जितना डिफाइन करेंगे, जितना एक एक आगे डिफाइन करेंगे और वो एक पीछे खत्म होगा, ठीक है। तो ये था, इसको रन करवाते हैं। रन करवाया, टेक्स्ट को जो है हमने जल्दी से रन करना है, ये लोड हो जाए। ये रन हो गया। अब रिस्पॉन्स जो है हमारा उसको करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 9 लिखा था तो 8 पॉइंट्स आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे टोकन कम कर दूं, टोकन 200 कर दूं, 200 कर दूं, इसको रन करवाऊं फिर से और 9 पॉइंट्स मांगू इससे, तो अब आपको क्या लगता है कि 9 पॉइंट्स देगा? मुझे लगता है कि नहीं देगा, क्योंकि मैंने इसकी टोकन्स के, मैंने जितना मांगा है उससे कम, सही है, उससे कुछ ज्यादा, मैंने जितने उसको टोकन्स दिए उससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखें उसने अच्छा अभी भी दिए हैं, तो इसको एक काम करते हैं, 100 की लिमिट करते हैं, चले 50 की करते हैं, सही है। 50 की रन किया, ये रन हुआ, इसको रन किया, रन हो गया। अब इसको रन करते हैं तो आप देखिएगा कि ये हमें एक ही पॉइंट दे रहा है, एक ही वो दे रहा है, सही है। तो इससे पता लगता है कि टोकन्स कितनी अहमियत रखते हैं, ठीक है। तो यहीं तक बात थी कि मुझे आप लोगों को ये सारी चीजें समझानी थी। अब बात करते हैं कि आप और हम क्या आज की क्लास में रिवाइज करेंगे। अब आते हैं रैक पे, रैक की बात करते हैं, रैक क्या होता है। अच्छा, रैक को देखने से पहले हम जो है टोकन काउंटर भी देख लेते हैं कि टोकन किस तरह से काउंट किए जाते हैं। आप जो है टोकन, मैंने ओपन एआई का प्लेटफॉर्म ओपन किया है, उसमें जो है टोकनाइजर को यूज किया है, मतलब टोकनाइजर पे गया हूं मैं। आप यहाँ पे जो है टेक्स्ट एंटर करेंगे, ये हम यूज कर रहे हैं जेपीटी 4o और 4o मिनी, सही है। इस पे कितने टोकन यूज होते हैं ये हम पता लग जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो, तो आप देख रहे हैं कि हेलो के लिए एक ही टोकन यूज हो रहा है। अगर मैं यहाँ 7 वर्ड लिख दूं तो देखिए जुड़ा हुआ है, 2 वर्ड हैं अलग अलग। अगर मैं यहाँ इसको कैपिटल में नहीं लिखूं तब भी जो है ये हमारे पास अच्छा अब 3 टोकन ले रहा है। बट अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं तो 2 टोकन ले रहा है। और अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो 10 कैरेक्टर ले रहा है, फिर भी 2 टोकन ले रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक वर्ड में 1 टोकन लेता है। लेकिन अगर, लेकिन इससे इसका ये नहीं रिलेट करता कि आप जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जिंदाबाद, जिंदाबाद लिख रहा हूँ तो आप देखिए उसने 3 टोकन लिए। तो ये 3 टोकन क्यों लिए? ये बड़ा वर्ड है इसलिए नहीं, ये एक वर्ड है, इसको एक टोकन लेना चाहिए था। बट इसमें डिफरेंस ये है कि आप जो है कितना इंग्लिश लैंग्वेज से नेटिव हैं, सही है। आप कितनी इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के मुताबिक जो है टोकन को जो है गेट करता है। अब इसने एक जिंदाबाद में जो लिखा है इसमें इसने 3 वर्ड बना लिए हैं। जिंद को एक इसने एक वर्ड बना लिया, बैड को इसने एक वर्ड बना लिया, दा को इसने एक वर्ड बना लिया। तो इस वजह से तो नेटिव टू द इंग्लिश लैंग्वेज, सही है, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस हिसाब से जो है हम टोकन को काउंट किया जाता है, ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि रैग क्या होता है। रैग का फुल फॉर्म होता है रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। आर जो है रिट्राइवल को एक्सप्लेन करता है, ऑगमेंटेड जो है वो ए को रिप्रेजेंट करता है, जनरेशन जो है वो जी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक एडवांस अप्रोच होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, एनएलपी में, जो कि दो की प्रोसेसेस को कंबाइन कर देता है, रिट्राइव करता है और फिर जो है जनरेट करता है। ये जो है एक जो लैंग्वेज के जो मॉडल्स होते हैं उनकी एबिलिटी को इनहेंस करता है, ताकि हम एक एक्यूरेट, एक कॉन्टेक्सचुअली जो डेटा होता है उसको जनरेट कर सके, रेलेवेंट रिस्पॉन्सेस को जो है गेट कर सके, इनकॉर्पोरेट कर सके एक्सटर्नल नॉलेज से, सही है, एक्सटर्नल नॉलेज सोर्सेस से, जो कि जनरेट करते वक्त जो प्रोसेस हो रहा होता है तब। रैग
हमारे पास एक एडवांस अप्रोच है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, जो कि दो की प्रोसेसेस को कंबाइन कर देता है। पहले रिट्राइव करता है डेटा को और फिर जो है जनरेट करता है। सही है। रैग कैसे वर्क करता है, रिट्राइवल क्या होता है, अब उस पर बात करते हैं। रिट्राइवल की मॉडल, रैग में जो रिट्राइवल मॉडल होता है वो डेंस मॉडल हो सकता है। इसके मॉडल के नाम बता रहा हूँ। डेंस मॉडल हो सकता है, स्पार्स रिट्राइवर हो सकता है, BM25 DPR और FAISS जो है आपके पास ये मॉडल्स होते हैं, तो जो कि रिट्राइवल के लिए यूज होते हैं, रैग में यूज होते हैं, जो कि नॉलेज बेस को जो है सर्च करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंट को जो है सर्च करते हैं, उसके डेटाबेस को सर्च करते हैं और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द इनपुट क्वेरी जो है वो गेट करते हैं। उसके बाद जो है वो एक्सटर्नल नॉलेज को पुल करते हैं। सही, एक्सटर्नल नॉलेज को पुल करते हैं अपनी तरफ और जो है कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं या ऑगमेंट करते हैं लैंग्वेज मॉडल्स को इंटरनल नॉलेज की तरफ। ऑगमेंटेड इनपुट क्या होता है, ऑगमेंटेड का क्या मतलब होता है, वो इंफॉर्मेशन, वो रिट्राइव्ड इंफॉर्मेशन जो कि यूजर क्वेरी, जो कि यूजर ने इनपुट दिया होता है, उसके कंबाइन होके आती है एक रिचर इनपुट में। एक रिचर इनपुट में वो जनरेटिव मॉडल जो है ऑगमेंटेड कहलाता है। सही है। अब जनरेशन फेस की बात करते हैं। जनरेशन फेस एक ऐसा जनरेटिव मॉडल, फॉर एग्जांपल GPT T5 BART या क्लोडे, या आप कोई भी ले सकते हैं, जेमिनाई का ले लें, जो कि ऑगमेंटेड इनपुट जो जनरेट हुआ होता है, जिससे रिस्पॉन्स जनरेट हुआ होता है, लेवरेज हुआ होता है, उसको, उसकी जो नॉलेज होती है, उसकी जो दोनों बोथ जो नॉलेज होती है उसको लेता है। सही है। उसको जनरेट करता है, उससे रिस्पॉन्स, उसको लेवरेज करता है दोनों से, और उसी नॉलेज के बलबूते पे वो जो है एक ओन अपना लर्न्ड पैटर्न क्रिएट करता है। इस अप्रोच को हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैंड अलोन जनरेटिव मॉडल्स। ठीक है, जो कि जनरेटिंग फैक्चुअली इनकरेक्ट या आउटडेटेड रिस्पॉन्सेज को गेट करने के लिए यूज होती हैं। एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती है रैग की, ये आगे एडवांस है, बट मैं भी आपको बता देता हूं कि वो जो है क्वेश्चन आंसरिंग के लिए यूज होता है, वो जो है नॉलेज इनहेंस सिस्टम के लिए यूज होता है, वो डॉक्यूमेंट समराइजेशन के लिए यूज होता है, वो कोड असिस्टेंस के लिए यूज होता है, वो पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन के लिए यूज होता है। इसके बेनिफिट्स ये भी बता देता हूँ कि इसमें जो एक्यूरेसी होती है वह इंप्रूव हो जाती है, स्केलेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, डेटा अप टू डेट रिस्पॉन्सेज जो है वो इंप्रूव हो जाते हैं, रिट्राइव करते हैं डेटा को, उसको ऑगमेंट करते हैं, उसमें जो है फिर जनरेट कर देते हैं उसे। एक रैग एक्शन की एग्जांपल देता हूं। एक बंदे ने क्वेरी दी, एक यूजर ने क्वेरी दी, हु वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2022। तो रिट्राइवल मॉडल ने क्या किया, रिट्राइवल मॉडल ने उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, उससे रिलेटेड नॉलेज जो है रेलिवेंट जो है रिट्राइव की, यानी हासिल की एक डेटाबेस से। और वो डेटाबेस किस चीज पे डिपेंड करता होगा, वो डेटाबेस जरूर जो है उसमें जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की जो हमारे पास कौन जीता था उसकी इंफॉर्मेशन जरूर मौजूद होगी। तो क्या हुआ, रिट्राइवल मॉडल ने क्या किया कि आर्टिकल्स और नॉलेज की मदद से उस डेटा को अपने पास लिया डेटाबेस से, और उसने जो है पता कर लिया कि कौन जो है फीफा का 2022 का वर्ल्ड कप जीता। अब जनरेटिव मॉडल क्या करेगा, पहले जो है वो ऑगमेंट होगा, ऑगमेंट होने के बाद जनरेटिव मॉडल क्या करेगा, वो जो है उस रिट्राइव इंफॉर्मेशन से जो है रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा और कहेगा कि द फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज वॉन बाय अर्जेंटीना डिफीटिंग फ्रांस इन द फाइनल। कि फ्रांस को उसने हराया था अर्जेंटीना ने और वो जीती थी फीफा वर्ल्ड कप 2022। टेक्निकल कंपोनेंट्स, रिट्राइवर, जनरेटिव मॉडल, हाइब्रिड अप्रोचेस। रियल लाइफ रैग इम्प्लीमेंटेशंस जो कि ओपन एआई के प्लगइन्स होते हैं वो जो जरूर आप यूज करके देखिएगा। जो एक्सटर्नल एपीआईज होती हैं, डेटाबेसेस होते हैं, सही है, जो कि जनरेटिव कैपेबिलिटीज को जो कंबाइन कर देते हैं। सर्च ऑगमेंटेड सिस्टम्स को आप देखिएगा, जो कि इलास्टिक सर्च को जो है
इलास्टिक सर्च के टूल्स को जो है यूज करते हैं जनरेटिव मॉडल्स के साथ। माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर कॉग्निटिव सर्विसेज जिसमें जो है रैग यूज होता है, जिसमें जो है इंटरप्राइज नॉलेज जो है वो एक्सेस की जाती है। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, ग्रुप में मेंशन कीजिएगा, जरूर आपको उसका जवाब मिलेगा। और उम्मीद है आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।